5 अक्टूबर 2022 ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उसी के साथ बहुत से अमेरिकन और कुछ इंडियन लीडर्स ने भी ब्रिटेन में एक हिंदू अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ब्रिटेन को बहुत ही लिबरल सोसाइटी दिखाने की कोशिश की। ब्रिटेन को एक ऐसा समाज दिखाने की कोशिश की गई जिसमें रिलीजन, कल्चर, कलर किसी भी बेस पे भेदभाव नहीं किया जाता। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना नो डाउट हिंदुस्तान के लिए एक गर्व की बात है, लेकिन क्या वाकई में ब्रिटिश समाज इतना लिबरल है? क्या ब्रिटेन ने वाकई कलर, कास्ट, जेंडर के बेस पे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया? क्या ब्रिटेन ने वाकई अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से गुलामी उनको सिविलाइज करने के लिए करवाई और अपने ऊपर सो कॉल्ड व्हाइट्समैन बर्डन लिया? व्हाइट्समैन बर्डन ब्रिटिशर्स की एक ऐसी थियरी है जिसके अनुसार एक इंफीरियर रेस को सुपीरियर बनाने के लिए उनको गुलाम बनाया जाता है, और इस थियरी को इतिहास में कई मौकों पर ब्रिटेन और अमेरिका भी डिफेंड करता नजर आया है। सबसे पहले ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ के बाद अमेरिकन फॉक्स न्यूज के एंकर, एमी अवार्ड विनर जर्नलिस्ट टकर कार्लसन ने ब्रिटिशर्स के हिंदुस्तान को कॉलोनी बनाकर किए हुए एहसान के बारे में क्या कहा, वो जरा देख लेते हैं। तो टकर कार्लसन कहता है, when the Britishers pulled out of India, they left behind an entire civilization, a language, a legal system, schools, churches and public buildings, all of which are still in use today. फिर वो इंडियन बिल्डिंग्स पर कहता है, आफ्टर 75 years of independence has India produced a single building as beautiful as Bombay train station the British colonialists built. No, sadly, it has not one. अब हम टकर कार्लसन को बेचारा नॉलेज की कमी में कुछ भी बोल गया ऐसा मान सकते हैं, लेकिन कॉलोनियलिज्म और गुलामी को डिफेंड 2017 में भी किया गया, जब तब का ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन म्यांमार जाके म्यांमार टेंपल में किपलिंग की पोएम द रोड टू मेंडले से द टेंपल बेल्स दे से कम बैक यू इंग्लिश सोल्जर गुनगुनाने लगा। तो कैमराज को देखते हुए ब्रिटिश एम्बेसडर को बोरिस जॉनसन को टोकते हुए यह कहना पड़ा, यू आर ऑन द माइक सर। तो आज हम समझते हैं आखिर क्या था इस रोड टू मेंडले में, आखिर कैसे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनाए जाते थे, कैसे हिंदुस्तान ब्रिटेन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल रहा था, और आखिर किपलिंग का व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी है क्या जो आज तक ब्रिटिशर्स को और बोरिस जॉनसन जैसे लोगों को गौरवान्वित कर देता है। इसको समझने के लिए चलते हैं थोड़ा ब्रिटिश इतिहास में। तो साल था 1699 का, बंगाल का गवर्नर बनाया गया थॉमस पिट को, जिसके बाद उसने 24,000 पाउंड में भारत के व्यापारी जामसन से मद्रास में एक 400 ग्राम का 82 ग्राम अनकट डायमंड खरीदा, और फिर वो डायमंड उसने 1,35,000 पाउंड में फ्रांस के डी डू ओरलियंस नाम के आदमी को बेच दिया, और 1,11,000 पाउंड का अच्छा खासा फायदा बना के उसने इंडिया में गवर्नरशिप छोड़ दी और ब्रिटेन में एक बड़ा सा स्टेट खरीद कर ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, उसमें अपने लिए ब्रिटिश मोनार्क को पैसे देकर सीट खरीद ली। और फिर हिंदुस्तान में अपनी 10 साल की गवर्नरशिप में लूटे गए पैसों से पिट फैमिली ने ब्रिटेन को 2 प्रधानमंत्री दिए, जिसमें पहला था थॉमस पिट का पोता विलियम पिट 1766 में, और फिर उसका बेटा विलियम पिट जूनियर 24 साल की उम्र में ब्रिटेन के इतिहास का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बना। और इसी डायमंड की सौदेबाजी के लिए थॉमस पिट को डायमंड पिट भी बोला जाने लगा, जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार की किस्मत ही बदल गई। और जैसे ही अपने दादा के लूटे हुए पैसों से विलियम पिट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, अपने दादा की लूट और एक तरह से कहें तो अमीर बन के कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचा जा सकता है, उस चोरी को अपने तक ही समेटने के लिए विलियम पिट ने पहला ही काम 1766 में बिल लाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट को देने की कोशिश की, लेकिन खुद की बीमारी की वजह से वो बिल पास नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि कुछ ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हिंदुस्तान को लूट कर अमीर बनने का और वही पैसे ब्रिटिश राजा को देकर पार्लियामेंट तक पहुंचने का तरीका आ चुका था, और ब्रिटिश मोनार्क को भी पैसों का सोर्स समझ आने लगा था, इसीलिए फिर ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का एक कंपटीशन सा लग गया। एक तरफ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक तरफ था ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज III। तो फिर इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के मुद्दे पर ब्रिटेन में किंग जॉर्ज III ने रातों रात ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बदल दी। वही ब्रिटेन जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बातें करता है, वहां हिंदुस्तान के लूटे हुए पैसों पर कंट्रोल करने के लिए चुनी हुई फॉक्स की गवर्नमेंट को गिराया गया, और रातों रात किंग जॉर्ज III की मदद से विलियम पिट जूनियर 24 साल की उम्र में ब्रिटेन का सबसे युवा प्रधानमंत्री बना। उस वक्त फॉक्स और नॉर्थ की कोएलिशन गवर्नमेंट बदली गई, क्योंकि फॉक्स ने 1783 में इंडिया बिल के नाम से ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाना था, और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के फंड्स को अपनी निगरानी में रखेगा, ऐसा बिल में प्रावधान किया गया था।
लेकिन उस बोर्ड का अध्यक्ष किंग को नहीं बनाया गया और इसी बात से नाराज होकर ब्रिटिश किंग जॉर्ज III ने फोक्स की गवर्नमेंट को गिराकर 1784 में अपने समर्थन से विलियम पिट जूनियर को नया प्रधानमंत्री बनाया। अब यहां भी ब्रिटेन की सो कॉल्ड नोबल डेमोक्रेसी का नूर पूरी दुनिया ने देखा। जैसे ही विलियम पिट जूनियर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, वैसे ही विलियम पिट जूनियर की नई गवर्नमेंट पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और पिट की सरकार गिर गई। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज III को पक्के तौर पर यह पता था कि अगर पिट जूनियर की गवर्नमेंट गिर गई तो फोक्स की गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में लेकर राजा के हाथ कुछ भी लगने नहीं देगी, इसीलिए फिर ब्रिटिश मोनार्क ने पिट जूनियर को अपना समर्थन दिया और नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार जाने के बावजूद पिट जूनियर ने इस्तीफा देने से मना कर दिया और फिर राजा के समर्थन से पिट जूनियर ने प्रधानमंत्री बनते ही 1784 में सबसे पहले इंडिया एक्ट 1784 पास किया, जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंसेस को रेगुलेट करने के लिए था और उसके मेंबर्स चुनने का सारा पावर ब्रिटेन के राजा को दिया गया। और ब्रिटेन के राजा ने सबसे पहले, क्योंकि बंगाल और मद्रास से सारा हिंदुस्तान का पैसा पोर्ट्स के जरिए इंग्लैंड में जा रहा था, तो बंगाल और मद्रास का कंट्रोल ब्रिटिश किंग ने अपने हाथों में लिया। असल में उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि अगर आप ब्रिटिशर हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं और हिंदुस्तान में हैं, तो बेशक आप कितनी भी छोटी पोस्ट पे क्यों ना हो, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही एक एग्जाम्पल रॉबर्ट क्लाइव का था। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश रूल का हिंदुस्तान में इनोग्रेटर भी माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव असल में ग्रेजुएशन तक भी नहीं पढ़ा था और ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए क्लर्क की पोस्ट पर काम करने आया था। लेकिन जब पहले बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्लाइव इंग्लैंड गया तो वो हिंदुस्तान से लूट कर 2,34,000 पाउंड अपने साथ ले गया, आज के समय में जिसकी कीमत 2 करोड़ पाउंड आएगी, जिसने उसको उस समय यूरोप का सबसे अमीर आदमी बना दिया। उसके बाद जब फिर से 1765 में क्लाइव हिंदुस्तान आया और 1767 में जब वापस ब्रिटेन गया तो लगभग 4 लाख पाउंड पैसा अपने साथ ले गया। आज के समय में 4 करोड़ पाउंड ये रकम थी और ये रकम उसने खाली 2 साल में लूटी थी। और सोने चांदी की लूट के बारे में क्लाइव ने खुद कहा कि उस देश की अपार दौलत का बहुत थोड़ा सा हिस्सा लेकर मुझे खुद को दरिया दिल कहने का दिल करता है। क्लाइव और बाकी ब्रिटिशर्स जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने आए, उनको एक चीज समझ आ गई थी कि अगर उनको अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदलनी है तो सबसे अच्छा तरीका हिंदुस्तान को लूट कर अपने देश वापस आना है। इसीलिए 1752 में क्लाइव के फादर ने क्लाइव को एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा, योर ब्रेवरी इज public talk in Britain and increase your fortune, make use of present opportunity before you quit the country। मतलब कि क्लाइव के फादर ने बड़ी बेशर्मी के साथ क्लाइव को हिंदुस्तान को छोड़ने से पहले लूट को और तेज करने की सलाह दी और फिर क्लाइव ने भी वही किया जो बाकी लोगों ने हिंदुस्तान को लूट कर किया। क्लाइव ने भी अपने और अपने फादर के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीट खरीद ली और श्यूसबरी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा और आयरलैंड में बड़ा सा ग्रांड स्टेट बनाया और बड़ी बेशर्मी से उस स्टेट का नाम उसने प्लासी रखा। और कम पढ़े लिखे क्लाइव को सीधे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री भी दे दी गई, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना आज भी करोड़ों लोगों का सपना है। जिस यूनिवर्सिटी को ब्रिटेन ने अपने गौरव के रूप में प्रेजेंट किया है, उसी यूनिवर्सिटी ने क्लाइव को कम पढ़े लिखे होने के बावजूद हिंदुस्तान को लूटने के टैलेंट के बेस पे सिविल लॉ की डिग्री दे दी। ब्रिटेन की उस समय की विग पार्टी के पॉलिटिशियन और ऑथर ने ब्रिटेन में रॉबर्ट क्लाइव का स्टेट दिखाते हुए कहा, दिस इज रॉबर्ट क्लाइव्स डायमंड हाउस, दिस इज लीडन हॉल स्ट्रीट एंड दीज ब्रोकन कॉलम्स आर पार्ट ऑफ द पैलेस ऑफ ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स हु वर sovereigns of Bengal. They starved millions of Indians by monopolies and plunder and almost raised a famine at home by the luxury occasioned by the opulence. And by that opulence raising the price of everything till the poor could not purchase bread। मतलब कि क्लाइव ने अपने लिए बड़ा सा ग्रांड आलीशान घर बना लिया और बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स ने बड़े बड़े पैलेस बनाए और हिंदुस्तान में लोगों को 2 वक्त की रोटी का मोहताज बना दिया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही ब्रिटिशर्स के सो कॉल्ड बड़े बड़े ग्रैंड स्टेट्स की कहानी देखते हैं। तो बाकी ब्रिटिशर्स की तरह हिंदुस्तान में अपनी किस्मत बदलने आए जोन्स और चार्ल्स नाम के 2 भाइयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ वक्त तक काम किया
और जब वापस इंग्लैंड गए तो अपने लिए इंग्लैंड के उस वक्त के सबसे मशहूर सिटीज में से एक कोस्ट वर्ल्ड्स में अपने लिए एक पैलेस बनवाया, जिसमें मुगल गार्डन, सूर्य मंदिर, शिवलिंग और उस पैलेस के गेट पे नंदी भी बनवाई। और वो पैलेस आज भी ब्रिटेन में मौजूद है। असल में ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान की लूट पे कभी शर्म महसूस की ही नहीं, बल्कि हर जगह वो इसको लेजिटिमेट करते ही नजर आए हैं। रिचर्ड बोरवेल नाम के एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय ने उस वक्त अपने फादर को लिखा कि इंडिया इज ए श्योर पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और कोई बेवकूफ ही होगा जो इसका फायदा नहीं उठाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ब्रिटेन का सो कॉल्ड व्हाइट्समैन बर्डन। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।